सो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें ऑब्जेक्ट से ही जो है निकली गई है कि हम वहां पर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज नहीं करते। जैसे सी में है तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और प्रोग्राम अपना बनाते हैं। जो भी काम हमें करना होता है साथ के साथ करते जाते हैं, जितने फंक्शंस लगाने होते हैं, जितने काम करने होते हैं एक साथ ही करते हैं। उसमें कोई भी जो है क्लासिंग नहीं होती है, क्लासिफिकेशन नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। रियल लाइफ जब प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होती है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करते हैं। किस तरीके से करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो एवरीथिंग है, हर चीज है। आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, जैसे पेन है, कार है, शेप है। उसके अलावा काफी सारे जो है ना ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आपकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी कंपनी हो सकती है, आपकी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। वो कुछ भी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पास अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली देखें कि ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं। एक होती है कि उस वो कुछ नोज करता है या उसके पास कुछ होता है, और वो कुछ परफॉर्म करता है। दूसरा डज समथिंग, वो कुछ परफॉर्म भी करता है। तो बेसिकली जो अगर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर बात है उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज तो लाजमी होंगी। जैसे कोई पेन है फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका कलर होगा, उसकी हाइट होगी, उसकी ब्रांड होगी कि किस ब्रांड की पेन है, डॉलर है, कौन सी है। और अगर उसकी बात करें कि वो, जाहिर बात है अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई ना कोई काम भी करता होगा। विदाउट काम के, विदाउट फंक्शन के, विदाउट मेथड के हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। तो वो अगर पेन है तो वो लिखती है, राइटिंग का वर्क है उसका, ड्रा कर सकते हैं हम उससे, स्केच बना सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी चीज हो सकती है रियल लाइफ में से, और उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि वो कैसा है, उसमें क्या जो है खुसूसियात हैं, और उसके बाद उसके मेथड्स होते हैं कि वो काम क्या करता है। तो ये दो चीजें जो है ना हमें जहन में रखनी है। प्रोग्रामिंग में भी इन दोनों चीजों पे हम वर्कआउट करेंगे। ओके, नाउ हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और ज्यादा देखें तो उसमें क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासेस बनाते हैं। और जो जनरल एक क्लास होती है उसमें से इंस्टेंस निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमने एक क्लास बना दी है यूनिवर्सिटी की। तो उसमें एक इंस्टेंस होगा क्वेस्ट, तो दूसरा इंस्टेंस जो है वो होगा मेहरान, तीसरा जो होगा वो सबू का होगा। तो इस तरीके से जो है ना, एक बार हमने क्लास बना दी तो उसके रिलेटेड जितने भी इंस्टेंस होंगे वो हम उसमें से निकाल सकते हैं, मतलब कि उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। बार बार हमें हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट जो है क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और उसका जो है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार क्लास है, तो उसका जो इंस्टेंस है वो विड्स कार हो गई। अगर हमें इस, मतलब अभी हम उसकी विड्स कार बना रहे हैं, दूसरी जो है हम कोई और कार बना रहे हैं, करोला कार बना रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक जनरलाइज क्लास भी बन सकती है। और उसके अलावा एक और क्लास भी बन सकती है, जैसे कि हमने ये क्लास बनाई थी यूनिवर्सिटी की, तो उससे अगर हम सिर्फ क्विस्ट की क्लास बनाए और क्विस्ट में भी इंस्टेंस देखें तो दो हैं, जैसे उसकी ब्रांचेस दो हैं। जैसे क्विस्ट नवाबशाह है और दूसरी है क्विस्ट लाड़काना। तो उसमें सिमिलरिटीज होंगी काफी, पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी बस। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में यही फर्क है कि एक क्लास जो होता है वो एक ग्रुप होता है, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो वो उसी से निकले निकले हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल्स हैं कि क्लासेस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का हमने क्लास बनाया तो उसका जो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट होगा वो एम्पायर स्टेट, या कोई भी बिल्डिंग का नाम ले लेते हैं, कोई कराची की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नाम हो। ओके, और अगर हम क्लास बनाते हैं डॉग की, तो डॉग में भी जो है जाहिर बात है उसके डॉग के टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के डॉग हो गए। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है क्लास, तो हमारा जो पर्टिकुलर कंप्यूटर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरा कंप्यूटर एचपी है फॉर एग्जाम्पल, किसी और का जो है डेल होगा। तो एक जनरलाइज थिंग में से जब हम एक स्पेसिफिक चीज लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती है या इंस्टेंस बन जाती है। इंस्टेंस हम तब कहते हैं कि क्योंकि वो एक लम्हा होता है। हम प्रोग्रामिंग में जो है ना एक लम्हे में एक चीज कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे में दूसरी कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इंस्टेंस है। इसके अलावा जो है और इजी करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 आईटी है फॉर एग्जांपल, यहाँ कोई भी हमारा बैच है।
तो उसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी जो है कैटेगरी सेम होंगी, सबकी प्रॉपर्टीज जो है सेम होंगी, उनकी एज भी तकरीबन जो है सेम होगी, उनकी जो है मेंटल लेवल भी ऑलमोस्ट सेम होगी, उन्होंने जो है एक जितनी क्लासेस ली हुई हैं और उनके जो है फंक्शंस भी हैं। तो वो सारे जो है रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए एक ही क्लास के। क्लास क्या थी, स्टूडेंट थे या एक बैच थी, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हो गए वो सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ओप में क्या फर्क है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जो है हम कुछ भी लिखते रहते हैं। अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना हुआ, हमें एडिशन करनी है, फॉर एग्जांपल a+b, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से लिखेंगे a+b, फिर हमें जो है हम कहते हैं कि हम अब माइनस भी करते हैं तो नीचे लिखेंगे माइनस, फिर हम कहते हैं कि डिवाइड भी करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि कोई और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो साथ में साथ होती जाएगी, स्ट्रक्चर के साथ हम करते जाएंगे, कोई भी उसमें वो नहीं होगा कि पहले ये है या पहले वो है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट फोकस डिजाइनिंग होती है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा कार का तो वो डिफरेंट ही होगा, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसी कार का है पर वो किसी और बंदे की कार है तो उसका जो है डिफरेंट होगा, एक दूसरे के साथ जो है ना कमी मतलब कि इंटरफेयर नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है वो सीधा सीधा होता है, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम जो है ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मुश्किल हो जाता है एरर्स फाइंड आउट करना या फिर लिखना, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम पहले कौन सी चीज़ बनाएं, बाद में कौन सी चीज़ बनाएं, ठीक है। पर जो है हमारे लिए वो कॉन्सेप्चुअली तो इजी होता है, पर समटाइम्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है लिखने में, पर जो कॉन्सेप्चुअली और अंडरस्टैंडिंग में वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी नहीं होती, कम होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ज़्यादा होती है, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लेस फ्लेक्सिबल है, और दूसरी जो प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, रियूजेबिलिटी है उसमें, मतलब कि हमने एक बार जो है क्लास बना दी यूनिवर्सिटी की, तो जब भी दूसरी भी यूनिवर्सिटीज जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी तो वो उसी क्लास को यूज करेंगी, थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे, दोबारा उनको स्केच बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब जो है लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती उसमें या कम होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एब्स्ट्रैक्शन होती है। अब एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि हम सिर्फ जो है इंटरनल डिटेल्स को साइड पे रख के काम की डिटेल्स आगे करें, जैसे हम कोई कार चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें सिर्फ हमें ये पता होता है कि हमारे पास जो है स्टीयरिंग व्हील है या ब्रेक्स हैं, किस तरीके से चलाना है, पर हमें ये नहीं सीखना होता कि इंजन कैसे काम करता है, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन जो है लेयर लगाई जाती है कि जो यूजर के लिए इजी हो या उसके काम की चीज हो, बस वही उसको पता चले। इस तरीके से जावा जो है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसीलिए हम उसको यूज करेंगे, उसकी जो है यूजेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे हम उसको रीयूज कर सकते हैं, उसी यूनिवर्सिटी का जो है स्केच एक बार हमने बना दिया, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस होंगी वो उसी स्केच को यूज करेंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है। सिक्योरिटी है, उसमें क्लाइंट सर्वर की एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ओके, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, सिर्फ कंसोल पे वर्क नहीं हो रहा, जैसे सी++ में हमारा कंसोल पे वर्क हो रहा है ब्लैक स्क्रीन पे, तो इसमें जो है ना हमारे पास ग्राफिकल यूजर भी आ जाता है। डिजाइन पैटर्न भी अच्छा है उसका, पोर्टेबिलिटी है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने देखा कि ये पॉइंट था पीछे के पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम किसी भी जावा के कोड को बनाते हैं तो वो सिर्फ एक मशीन के लिए नहीं होता, किसी भी मशीन में हम उसको रन करवा सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जावा का कोड होता है ना, सोर्स कोड, वो सबसे पहले कंपाइल होता है, ठीक है, एरर्स उसमें से निकलते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है ना एरर्स आ चुके हैं, फिर वो हम उसको ठीक करते हैं, तो वो हमारा जो है कंपाइल होता है बाइट कोड में, वो एक क्लास कोड होता है, ठीक है। जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा जो है ना प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब हम किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको रन करवा सकते हैं जेवीएम के मदद से। जेवीएम एक जो है प्लेटफॉर्म का एनवायरनमेंट है, जैसे विंडोज के लिए हमें करना है तो हम उस बाइट कोड को जेवीएम में, विंडोज के जेवीएम में जो है रन करवाएंगे तो वहां पे रन हो जाएगा। यूनिक्स में करवाना है तो यूनिक्स में हो जाएगा, मैक में करवाना है तो मैक में, मतलब कि हमारे पास अगर बाइट कोड है, क्लास कोड है, तो वो हम किसी भी कंप्यूटर पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन करवा सकते हैं, ओके।
अच्छा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से सीखते हैं कि क्या है। अब इनकैप्सुलेशन जो होता है बेसिकली क्या करता है, कोड को और डेटा को साथ में बाइंड करके रखता है। ओके। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या था, पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर दूसरा डिक्लेयर किया, तीसरा किया, अब उनको जो है प्लस किया, फिर हम चौथा कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा जो है ना किसके साथ कनेक्टेड है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करेंगे कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट है या यूनिवर्सिटी की क्लास है, तो उसमें जो है हमारे पास यूनिवर्सिटी का ही रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो रिकॉर्ड वहां पर ही सिक्योर होना चाहिए, और वो सेफ होता है आउटसाइड मिसयूज से। तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कोड को और डेटा को जो है ना साथ में कंबाइन करता है, बाइंड करता है, तभी हम इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन, क्योंकि ये कैप्सूल की तरह अपने पास ये सारी चीजें रखता है, जैसे क्लास की इंफॉर्मेशन, मेथड्स की, वेरिएबल्स की, कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से काम होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ये क्या क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम क्या है। अब एडवांटेजेस इनकैप्सुलेशन के सिंपल हैं कि डेटा हमारी हाइड हो रही है, तो जाहिर ही बात है कि प्रोटेक्शन भी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, हमें पता चलेगा जब भी हमें कोई चीज देखनी होगी, कि हमें देखना होगा कि क्वेस्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ है, तो हम क्वेस्ट वाले क्लास में जाएंगे या ऑब्जेक्ट में जाएंगे, म्यूट की देखनी है तो वहां पर जाएंगे। और ये जो है ना चेंजेस भी अलो करता है, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हमें किसी क्लास में चेंजिंग करनी है तो फिर वो उसी क्लास में चेंजिंग होगी, अगर बाहर किसी में जो है डिस्टरबेंस नहीं होगी, तो इसीलिए जो है ना इजी हो जाता है हमें चेंजिंग करना। अब बात करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं यूजर से, ओनली फंक्शनैलिटी जो है ना वो यूजर को दिखाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यूजर को वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज। मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मोबाइल है, तो हमारे पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है कि हम उस मोबाइल को कैसे चलाएं, पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैकएंड पे वो मोबाइल किस तरीके से काम कर रही है, बैकएंड पे वो क्या कर रही है, वो हमें जो है ना पता नहीं है। अगर हमें इंटरेस्ट है तो हम जान सकते हैं, पर वो हमारे लिए सबके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हमें जो है बताया जाए कि कॉल लॉग्स, जब हम कॉल पे क्लिक करते हैं तो फिर पीछे ये कोड रन होता है, ये होता है, तो हम जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आप इस बटन को क्लिक करें तो आपकी कॉल जो है ना हो जाएगी, इस बटन को क्लिक करें तो वो कॉल आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जावा में जो है ना एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से अचीव होती है, हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं, जिसमें एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना के, दूसरे हैं इंटरफेसेस बना के। ओके, तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सिंपली जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है कि हम सिर्फ जो है ना फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग है तो उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, सिर्फ वो बताएंगे कि वो करता क्या है। ठीक है, बाकी कुछ हम नहीं बताएंगे उसमें, ना प्रॉपर्टीज भी बताने की जरूरत नहीं है। और जो है ना समटाइम्स कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डिक्लेयर किए जाते हैं कि ये काम होता है, उसमें जो डिफाइन नहीं किया जाते, डिफाइन हम दूसरी क्लास में करते हैं। और दूसरी जो है यहाँ पर इंटरफेसेस हैं, तो इंटरफेसेस में क्या होता है कि हमारे पास सारे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो सारे सिर्फ डिक्लेयर होते हैं, सिर्फ बताया जाता है कि ये चीजें आपके पास है। जैसे आउटलाइन होती है ना हमारी किसी भी टॉपिक्स की, तो ऐसे इंटरफेसेस में आउटलाइन दी जाती है कि ये फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, उसकी डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे भी देखते हैं इसको कि ये इंटरफेस और ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या फर्क है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो एक क्लास होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं हम। ठीक है, अब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना वो डिक्लेयर किया जाता है विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट नहीं करते हम उसको, मतलब कि उसको डिफाइन नहीं करते, बस जस्ट मेथड का नाम लिख लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो ये एग्जाम देता है। ठीक है, हमने सिर्फ बता दिया कि एग्जाम देता है, कैसे देता है, कि क्यों देता है, क्या किस तरीके से देता है, वो हम नहीं बता रहे। अब ये जो मेथड हमने डिफाइन किया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम ऑलवेज जो है ना उसको रीडिफाइन करेंगे सब क्लास में, दूसरी क्लास में। तो पब्लिकली हम ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो है एग्जाम देता है, पर जो वहाँ पर टीचर्स होंगे या फिर जो एग्जामिनेशन ब्रांच होगी वहां पर जो है हम उनको रीडिफाइन करके बताएंगे ना कि कितने एग्जाम्स होंगे, क्या होगा उसमें, मटेरियल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, तो उनको तो पता होना चाहिए। पर जो आम यूजर है उसको नहीं पता होना चाहिए। तो ये एब्स्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसमें हम जो है
या तो सारे मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं या तो कुछ मेथड्स जो है ना हम डिफाइन करते भी हैं। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है स्टूडेंट्स की जो कि हम किसी को दे सकते हैं, पब्लिकली दे सकते हैं, जैसे कि हमारी रिजल्ट है फॉर एग्जांपल। एग्जाम चेक होने के बाद हमारी रिजल्ट आती है तो वो पब्लिकली होती है, पर कुछ होती हैं जो पब्लिकली नहीं होती, सिर्फ उनके पास होती हैं जो टीचर्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट का वर्क संभालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो सिंपली जो है इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास में से दूसरे क्लास को इनहेरिट करना। सिंपली जो है हम इसको कहते हैं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। ठीक है, इनहेरिटेंस जो प्रोसेस है उसमें ऑब्जेक्ट अक्वायर करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज है, हमारे पास एक लॉयन है, ठीक है, ये एक जानवर है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके हेयर है, इसकी बॉडी है, इसके बॉडी का कलर है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसके चाइल्ड में आएंगी, और इसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी आ सकती है। ठीक है, क्लास जो होता है वो ड्राइव किया जाता है दूसरे क्लास से, जिसको हम सब क्लास कहते हैं, या फिर उसको ड्राइव क्लास भी कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं। ये सारे इनके जो है नाम है। और जो क्लास जो है सब क्लास से ड्राइव की जाती है, जिसमें सब क्लास जो है वो ड्राइव की जाती है, वो है सुपर क्लास या फिर बेस क्लास। मतलब कि ये जो पहली क्लास थी जिसमें से ड्राइव क्लास की गई है वो है सुपर क्लास। तो ये इस तरीके से जो है ना इनहेरिटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस में जो है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट क्लास है या हमारे क्लास का कोई टॉपर है, वो पूरा एग्जाम लिख रहा है, तो दूसरा चाइल्ड जो है स्टूडेंट क्या करेगा, उसका पूरा कॉपी पेस्ट करेगा, फिर थोड़ी सी उसमें चेंजिंग कर देगा, तो ये चाइल्ड क्लास हो गया। तीसरा भी ऐसे करेगा। तो ये सिंपली क्या होता है कि बस प्रॉपर्टीज को, क्लासेस को इनहेरिट करना और अपने पास ले लेना और कुछ अपनी चेंजिंग करना। जैसे यहाँ पर है कि एक पर्सन है, वो सुपर क्लास है, पर पर्सन की एक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि जनरल पर्सन है, पर वही पर्सन जो है वो पेशेंट हो सकता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं। अगर उसको कोई डिजीज है तो वो पेशेंट है। अगर वो जो है उसको कोई नॉलेज है, वो अगर डॉक्टर है या फिजिशियन है, तो वो उसकी सब क्लास हो गई, है तो खुद पर्सन, पर वो क्या करता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हैं उसके, तो उसकी वजह से ये सब क्लास हो गई है। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, कि एक क्लास में से दूसरी क्लास बनाई जाए कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज की मदद से। बेनिफिट्स क्या हैं इनहेरिटेंस के, तो इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स ये हैं कि हम एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है, तो हम उसको जो है ना, पहले सबसे पहले शेप थी रेक्टेंगल, तो हम उसको एक्सटेंड करके उसमें से एक और क्लास बनाएंगे स्क्वायर की, तो स्क्वायर की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, तो इस तरीके से हम जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास को। उसके बाद है रीयूजेबिलिटी, रीयूज कर सकते हैं। एक हमारे पास जो रेक्टेंगल था, तो हम रेक्टेंगल को भी एक साइड पे रखते हैं, उसी में से एक और चीज हमने बनाई है जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में जो है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो एक न्यू चीज बन गई रीयूज करके। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है ये, कि अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करनी है, कुछ चीजें हमें दूसरों से हाइड करनी है, तो उसमें क्या होगा कि हम इनहेरिटेंस की ही मदद से कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास होगी जिसमें हिडन चीजें होंगी, दूसरी क्लास उसमें से ड्राइव होगी जिसमें वो एक्स्ट्रा चीजें होंगी। एलिमिनेट्स रिडंडेंट कोड। अब ये जो है कि इसका मतलब ये है कि हम बार बार कोड सिमिलर नहीं लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेस्ट का क्लास बना हुआ है, ठीक है, तो हम जब मेरान का क्लास बना रहे हैं तो फिर हम अगेन वो पूरा कोड लिखें, उससे बेटर है कि हम उसी कोड को जो है ना इनहेरिट करें कीवर्ड लगा के, और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दे, एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं, तो हमारा कोड भी छोटा हो जाएगा। इनहेरिट इनहेरिटेंस को हम जो है ना रिलेशनशिप बनाने में भी वर्क करते हैं, कि जैसे डॉग इज अ एनिमल, तो हमारा एक एनिमल क्लास हो गया, दूसरा डॉग हो गया, तो इनके बीच दरमियान जो है रिलेशनशिप है इज अ का वन टू वन, मैनी टू मैनी। जैसे कि वन टू वन का रिलेशन होता है, कुछ होता है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, कुछ होता है मैनी टू वन का। जैसे कि कस्टमर हो गए एक रेस्टोरेंट के, तो कस्टमर ज्यादा हो सकते हैं और जो ओनर है रेस्टोरेंट जो है वो एक हो सकता है, तो इसीलिए मैनी टू वन रिलेशन हो सकता है। ये सारे जितने भी रिलेशन हैं वो हम इनहेरिटेंस की मदद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ग्रीक वर्ड में से आया है, जिसका मतलब है कि ज्यादा फॉर्म्स, एक ही चीज के ज्यादा फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एबिलिटी है
requires that the same methods be performed by a wide range of different types of things. एक ही मेथड है वो डिफरेंट लोगों या डिफरेंट चीजों से हम जो है डिफरेंट टाइप का कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो बात करता है, ठीक है, तो बात करता है तो वो एक डिफरेंट चीज है, उसकी लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर है। वही हम अगर डक की बात करें तो वो बात नहीं करती, पर उसकी भी अपनी लैंग्वेज है, वो भी आवाज निकालती है। उसी तरीके से जो है वो डॉग भी आवाज निकालता है, वॉल्फ भी निकालते हैं। चारों चीजें सेम हो गई कि वो आवाज निकाल रहे हैं, पर उनका तरीका क्या है, चारों का डिफरेंट है। तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें जो है ना टेक्निक्स यूज की जाती हैं कि एक होती है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरी होती है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, हम एक ही मेथड को ओवरलोड करते हैं किसी डिफरेंट चीजों के साथ। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक बर्गर बर्गर है हमारे पास, तो हम सिंपली अगर उसको ईट करें तो ईट कर सकते हैं। अब अगर हम इसी ईट जो है फंक्शन के साथ कुछ और चीजें डाल दें, बेवरेज डाल दें, स्नैक्स डाल दें, तो मतलब कि ना सेम मेथड को हमने ओवरलोड कर दिया है। अब यूजर की मर्जी है या जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा उसकी मर्जी है कि वो कौन सा इसमें से मेथड यूज करता है। जो पैरामीटर उसको देगा वही उसका रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक एरिया होती है, एरिया फाइंड करनी होती है मैथमेटिक्स में। तो हम अगर लेंथ और विड्थ सिर्फ लेते हैं, एक ही मेथड बनाते हैं एरिया का, हमारे पास सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का एक शेप है, तो उसमें सिर्फ हम लेंथ और विड्थ लेंगे तो वो भी मेथड सेम ही रहेगा। पर अगर हमें तीन चीजें लेनी है, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो उसका भी मेथड का नाम सेम ही होगा, बस उसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी चेंज होगी, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। पर जो मेथड ओवरराइडिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम जो है इनहेरिटेंस की मदद से जो है इसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है एक वॉइस है, स्पीक है, स्पीक का क्लास है, तो उसमें जो है एक फंक्शन था कि ना ह्यूमन स्पीक किस तरीके से करता है, तो वो जाहिर बात है डिफरेंट करता है। पर दूसरा क्लास जो है होगा डॉग का फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी स्पीक वही मेथड यूज करेंगे, पर उसकी डेफिनेशन चेंज होगी कि वो ह्यूमन की तरह नहीं बोलता, वो डिफरेंट बोलता है। तो हमें जो है ना नाम सेम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी स्पीक है, वो भी स्पीक है। अगर हम जो है ओवरराइडिंग नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा, स्पीक वन, स्पीक टू, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगेन कोड लिखें, उससे बेटर है कि हमारे पास एक चीज बनी हुई है, उसको हम जस्ट ओवरराइड कर रहे हैं, अगेन डिफाइन कर रहे हैं। अब कुछ कोड की मदद से भी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बाकी आपको सैयद अमजद कोड करके दिखा देगा। तो क्लास में जो है बेसिकली हमने देखा कि क्लास था, तो क्लास में क्या होता है कि एक क्लास कीवर्ड होता है, फिर हम क्लास का नाम देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है मेन फंक्शन होता है, और फिर हम कुछ भी वहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा एक क्लास है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी वहां से ही इनिशियलाइज होता है क्लास के नीचे मेन फंक्शन में, ठीक है। और जावा में एक और चीज आ जाती है कि पैकेज। जावा का जो पैकेज होता है वो एक मैकेनिज्म होता है ऑर्गेनाइज करना जावा की क्लासेस को एक मॉड्यूल्स में। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी की एक ही क्लास तो नहीं बनेगी ना, जाहिर बात है। कोई क्लास होगी टीचर्स की, कोई होगी स्टूडेंट्स की, कोई क्लास होगी एग्जामिनेशन ब्रांच की। तो उन सब क्लासेस को भी तो हमें एक जगह पर रखना होता है। जैसे हम फाइल फोल्डर में सेव करते हैं अपने फाइल सारे, अगर हमारे जो है ना एक ही सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशंस होती हैं या फिर पीपीटी होती है, तो फिर हम वो एक ही फाइल में डालते हैं। तो इस तरीके से हम एक पैकेज में डालते हैं वो सारी फाइल्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक ही प्रोजेक्ट से होती हैं, ठीक है। तो a package provides a unique namespace for the type it's contain। हमें जो है ना एक चीज नेम स्पेस प्रोवाइड कर देता है। इसका जो है तरीका ये है कि हम इंपोर्ट करते हैं जावा लैंग्वेज, और इंपोर्ट करते हैं जावा यूटिल, और इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम जो है ना इस तरीके से पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट पैकेजेस हैं, बने हुए हैं, तो उनको हम इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं। पर हम जो अपना बनाएंगे ना पैकेज, वो यहाँ पर नाम आएगा और हम उसको इंपोर्ट कर देंगे। तो वो सारे क्लासेस हम उनको यूज कर सकते हैं जो भी हमने साथ में रखे होंगे। अब इनहेरिटेंस जो था, एक क्लास ए में से दूसरी क्लास जो है इनहेरिट हुई है, ठीक है, तो उसमें जो है एक टाइप होती है सिंगल इनहेरिटेंस। तो बस सिंपल जो है ना
एक क्लास थी, हमने दूसरी क्लास उसमें से बना दी। दूसरी टाइप होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो उसमें जो है ना, एक क्लास थी, फिर हमने उसमें से दूसरी बनाई, उस दूसरी में से फिर जो है अगेन जो है हमने तीसरी बनाई। ठीक है। अब तीसरी जो टाइप होती है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब कि दो क्लासेस हैं, वो दोनों एक ही क्लास में से इनहेरिट हो रही हैं। तो ऐसा ये तीनों जो है टाइप्स की इनहेरिटेंस हमारे पास मौजूद है जावा में। तो यहाँ पर मल्टीपल जो है ना वो नहीं होती इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस है तो हम क्या करेंगे, क्लास ए और उसमें अंदर स्टेटमेंट्स हैं, और अगर हमें उसमें से दूसरी क्लास बनानी है तो जो क्लास हमें बनानी है उसका नाम, फिर एक्सटेंड्स का कीवर्ड, और फिर हम जिसमें से बनाना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और हम उसमें कोड लिख देंगे। ये कोड हमने प्रिंट इसलिए किया है कि हमें पता चले कि क्लास जो है बनी है कि नहीं बनी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे है कि क्लास ए है, क्लास बी अगर हम एक्सटेंड करें ए से तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और अगर हमें क्लास सी एक्सटेंड करना है बी से तो फिर हम जो है ना बस सिंपली एक्सटेंड का कीवर्ड लगाएंगे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी इस तरीके से है कि क्लास ए एक क्लास है, दूसरी उसमें से इनहेरिट हो रही है, और जो तीसरी है वो भी पहले वाले में से इनहेरिट हो रही है। तो दोनों की जो है ना प्रॉपर्टीज ए वाली होंगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। एब्स्ट्रैक्शन जो है जावा में सर्टेन डिटेल्स को हाइड करना और एसेंशियल फीचर्स को जो है वो जाहिर करना होता है, शो करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इनिशिएट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें जो है ना कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डिफाइन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने एक बनाई है, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया है एब्स्ट्रैक्ट का, जो कि हमने सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है। उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दी कि एक्स और वाई का जो है ना सम हम किस तरीके से निकालेंगे, नहीं दी। पर हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से जब एक्सटेंड करते हैं क्लास को, क्लास पी, उसमें हम यहाँ पर बताते हैं कि जो है एक्स प्लस वाई होगा तो ये एक्स और वाई प्लस हो जाएगा या सम हो जाएगा। ठीक है। फिर हम जो है यहाँ पर उसी जो बी क्लास है उसका इंस्टेंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे वो क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम, और यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट और ये जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर ऑब्जेक्ट सिर्फ उसका बनाएंगे जो कि क्लास होगी, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस जो है वो कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है, उसमें जितने भी मेथड्स होते हैं वो साथ होते हैं। मतलब कि सारे मेथड्स जो है सिर्फ डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन कोई भी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मे बी पॉसिबल है कोई डिफाइन हो। तो इंटरफेस जो है वो इस तरीके से है कि हम इंटरफेस बनाते हैं, उसमें जो है फॉर एग्जांपल हमने एक मेथड बनाया सम डेटा, तो वो एक्स और वाई होगा, और इंटरफेस में सारे जितने भी मेथड्स हैं वो ओनली इनिशियलाइज सॉरी डिक्लेयर होंगे, उनको कोई डिफाइन नहीं करेगा। पर हमें इंटरफेस में से इम्प्लीमेंट करना होता है कि इम्प्लीमेंट में हम डिफाइन करते हैं कि ये जो एक्स और वाई है वो सम या टोटल किस तरीके से होगा, फिर हम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर उसको सम करके देखते हैं। इनकैप्सुलेशन सिंपल था कि हम डेटा और जो है क्लासेस को और कोड को साथ में रखते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं कंबाइन करके रखते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इनकैप्सुलेशन का कोई क्लास बनाएं, पर इसमें एक चीज देखने की है कि जहन में रखने की है कि कोई चीज अगर हमें प्राइवेट रखनी होती है तो वो हम प्राइवेट कीवर्ड से लिखते हैं। जैसे कि नेम हो गया स्टूडेंट का, या आईडी नंबर हो गया, एज हो गया, या फिर कोई भी चीज अगर हमें यहाँ पर डेटा प्राइवेट रखनी है तो वो इनकैप्सुलेशन हो गई। अगर हम डेटा प्राइवेट नहीं रखेंगे तो कोई भी हमारे डेटा को यूज कर सकेगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली बताने का ये प्रोसेस है कि हम जो है ना अपनी डेटा को प्राइवेट रखें, और जो फंक्शनलिटी है उसको पब्लिक करें कि गेट एज। अगर कोई हमसे पूछ रहा है किसी पर्पस की वजह से तो फिर हम उसको एज बताएं, डायरेक्टली जो है ना उसको डेटा का कोई एक्सेस ना हो। ओके। पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसके दो टाइप्स हैं, मेथड ओवरलोडिंग मेथड और दूसरा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में जैसे हमने आपको बताया कि क्लास ए होती है जिसमें एक फंक्शन जो है डिफाइन होता है इंट एक्स, तो फिर वो एक्स इंटू एक्स मतलब कि कुछ भी डिफाइन हम उसको कर सकते हैं। फिर दूसरा फंक्शन जो होता है, हाँ सेम ही फंक्शन जो है यहाँ पर F1 लिखा हुआ है, दूसरा भी F1 ही लिखा हुआ है कि जो है ना यूजर हमें सिर्फ यही बताएगा कि ये F1 है। पर अगर हमें यूजर सिर्फ एक वैल्यू देता है इंट एक्स तो ये आंसर आ जाए, और अगर हमें यूजर दो वैल्यू देता है एक्स और वाई की तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाए। अगर एक वैल्यू देता है तो वो एक अपने आप से मल्टीप्लाई हो, और अगर दो वैल्यू देता है तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एरिया जो है एक्स और वाई
का अगर 2D का फाइंड करना है तो फिर भी जो है वो फाइंड हो जाए, अगर 3D का फाइंड करना है वो भी सेम फंक्शन से फाइंड हो जाए, बस उसको डिफाइन 2 तरीके से किया जाता है। फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के उनको लिखते हैं कि पहला जो है फंक्शन में 1 दिया 5 दिया तो फिर वो आंसर 5 into 5 आएगा, दूसरा जो है 2 का मत 3 दिया तो वो आंसर 2 into 3 आएगा। अब ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हमें एक क्लास बनाई गई है, क्लास B, उसमें एक फंक्शन जो है बताया गया है कि x और y जो है x plus y होता है, ठीक है। अब जो है सिमिलर तरीके से उसी में से एक दूसरी क्लास एक्सटेंड की गई है और उसमें बताया गया है कि सेम फंक्शन जो है ना x और y मल्टीप्लाई होता है। एक क्लास में हमें नीड थी प्लस की तो हमने प्लस किया, दूसरी क्लास में सेम फंक्शन की नीड थी हमें मल्टीप्लिकेशन की तो हमने मल्टीप्लिकेशन की। तो अब आंसर निकालना है तो हमें जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी का आंसर हमारे पास आएगा। जैसे 5 into 5, 5 का 5 जो है a का हमने बनाया है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी क्योंकि ये a जो है वो मल्टीप्लाई बता रहा है इसको। अगर b जो है हम बनाएंगे तो उसमें एडिशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। सिस्टर, ये हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, किस लिए यूज करते हैं? अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली हम बनाते हैं कि जब हमें रियल वर्ल्ड की कोई भी जो है चीज को प्रोग्राम करना होता है, जैसे हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं ना कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक सोचना होता है कि हम फॉर एग्जांपल अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं या फिर हम ग्रेड सिस्टम बना रहे हैं। तो उसका जो है ना कोड बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं कि हम साथ में सारा लिखें। तो उससे बेटर है कि हम जो है ना ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे स्टूडेंट का अलग बनाएं, टीचर का अलग बनाएं, तो उससे रिकॉर्ड जो है ना मैनेज हो जाएगा और हमें भी इजी होगा और कोड को भी इजी होगा कि मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना। आगे आपको कोड में करके दिखाएंगे सैयद अमजद अली शाह तो आपको और ज्यादा क्लियर है। जी इंस्ट्रक्टर, आपने हैंड रेस किया है, बोलें। आई हैव अ क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ये होती हैं कि हम उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट काम क्या करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है ना, उसका हम ये बता देते हैं कि स्टूडेंट जो है एग्जाम देता है, स्टूडेंट इस बैच का है, तो वो स्टडी करता है, ये सब्जेक्ट स्टडी करता है। तो उसमें पूरी डिटेल नहीं होती कि ना वो एग्जाम कैसे देता है, कौन कौन सी जो है ना एग्जाम है या फिर कौन कौन से क्वेश्चन है। तो वो हम जो है ना यूजर को सिर्फ जो है ना बता रहे होते हैं कि ये काम हो रहा है, पर उसको डिटेल नहीं बता रहे होते। जैसे हमारे पास कार होती है एक, तो वो चल रही होती है, उसकी इंजन का हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ ये पता होता है कि हम उस कार को चलाना कैसे, ड्राइव कैसे करना है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हम जो है हाइड करते हैं कुछ चीजों को यूजर से पब्लिकली। ओके गाइस, अभी हम जो है प्रोग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, इट इज विजिबल। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं कि क्लास बनाएंगे, ठीक है। जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए ये लाजमी होता है कि ये फाइल का नेम जो है ना वो आप याद कर लें, ठीक है पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फाइल का नेम रखा है आपने वही आप क्लास का नेम देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सही है। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, सही है। ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जावा का जो प्रोग्राम जो होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलें एक क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अभी बनाते हैं, स्टार्ट। अभी टेस्ट कर लेते हैं कि इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो कमांड होती हैं बेसिकली प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा का खास करके। तो पहली है जावा सी, ओके, एंड देन अब फाइल का नाम देंगे main.java, ठीक है। रिमेंबर कि फाइल का नेम एंड जो क्लास का नेम सेम होना चाहिए। उसके बाद जावा सी मीन्स कि जावा कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई एरर होगी तो वो भी बता देगा यहाँ पर। देन एक कमांड होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, जावा एंड फंक्शन, सिर्फ क्लास का नेम दें, उसकी एक्सटेंशन नहीं लिखें, ठीक है। तो इट्स वर्किंग, सही है। हम बैकएंड भी बताएंगे कि ये जो है ना प्रोग्राम किस तरह से रन हो रहा है। वह जब हमने लिखा जावा सी main.java, तो बेसिकली
ये जो कंपाइलर है वो इस क्लास में आएगा मेन में। ओके, देन ये देखेगा कि यहाँ पर कोई फंक्शन बना हुआ है कीवर्ड स्टैटिक के साथ, उसके बाद अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको रन करेगा। सही है, ये तो बेसिकली बेसिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे। बेसिकली ये क्लास हमें हेल्प करेगी कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। और दूसरी क्लास बनाएंगे हम जिसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें हम सारी चीजें देखेंगे जो आपने थ्योरी में पढ़ी है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास रिक्वायर होता है, ठीक है। अब क्लास क्या होता है, वो एक ऐसे आप कह सकते हैं कि डिजाइन है, जहाँ ऐसे कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है, ठीक है। सो अब जो है सपोज करें कि हमने ऑब्जेक्ट की बात कही थी कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नो समथिंग एंड ऑब्जेक्ट डज समथिंग। ऑब्जेक्ट नो समथिंग मींस क्या कि प्रॉपर्टीज होंगी उसकी। अब स्टूडेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, आप थोड़ा देखें कि स्टूडेंट का नेम होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कमेंट देते हैं कि प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज, ओके। देन अब हम लिखेंगे कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कि नेम होता है, ठीक है। अब नेम बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्म है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद और प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट की, जिस तरह से स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ठीक है। हाँ, वो भी स्ट्रिंग्स में होता है क्योंकि 20 बेस उसके बाद जो है डिपार्टमेंट का नाम आता है कैरेक्टर, तो इसलिए जो है हम ये दे रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि एक क्लास जो है उसके पास हम उसमें मेथड्स भी लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक मतलब रफ आइडिया जैसे समझें कि जब हम घर बनाते हैं ना, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक स्केच बनाते हैं, ठीक है। अब स्केच बेसिकली वो कुछ नहीं होता, वो एक पेपर होता है, उस पेपर में डिजाइन बनी होती है कि भाई इस घर में इतने रूम्स होंगे, ये होगा। जब एक घर बन जाता है तो उसमें जितने भी रूम्स हैं, ठीक है, वो हम ऐसे फिजिकल चीज में देखते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट जो डिजाइन हमने बनाई वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास जो है ना वो एक डिजाइन है। अब इस क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उस हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। अब वही ऑब्जेक्ट जो है इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, उसके बाद इस प्रॉपर्टीज में जो भी वैल्यू रखना चाहे वो रख सकता है। जिस तरह से घर बन गया, अब घर में रूम होंगे, अब रूम में आप क्या कौन कौन सी चीजें रखें वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो अब मेथड्स की बात करते हैं। सिंपल स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, स्टूडेंट जो है प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, एंड एग्जाम भी देता है। तो सिंपल हम लिखते हैं कि स्टूडेंट गिव एग्जाम, ठीक है। ये सिर्फ रफली हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हम फंक्शन बना दिया, उसका नाम है गिव एग्जाम, लेकिन आपको पता होगा कि इसे टाइप भी देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बस फंक्शन बना लिया, उसमें कुछ नहीं लिखा अभी। अब क्या यही काफी है चीजें, नहीं। ये बेसिकली आप समझे कि आपने डिजाइन बना लिया है या एक स्केच बना लिया है, जिस तरह से हम घर का बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अब घर बनने जा रहा है। तो क्या प्रोसेस है ऑब्जेक्ट का बनाने का, सबसे पहले आप लिखेंगे उस क्लास का नाम, ठीक है। स्टूडेंट लिखा मैंने, ओके। अब क्या करेंगे कि आप उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, फॉर सपोज आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा नाम देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि obj1 करता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अब यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट बना नहीं है, ये सिर्फ ob1 जो है ना सिर्फ रेफरेंस है। अब ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, वो कीवर्ड देंगे न्यू ही कीवर्ड जो है वो रिस्पांसिबल होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट्स देंगे। अब इसको हम देखेंगे थोड़ा बाद में कि ये चीज क्या है। अभी तक ये आप समझें कि स्टूडेंट इस लाइन में स्टूडेंट ob1 न्यू स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं अब इसके हवाले हैं और ये फंक्शन भी इसके हवाले है, इनमें जो चाहे वो वैल्यू रख सकता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम एक्सेस किस तरह से करेंगे, सिंपल चीज है कि आप जो है ob1 लिखें, ओके। देन अब दो प्रॉपर्टीज हैं, एक नेम है, रोल नंबर है। तो कौन सी आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए ये लाजिम है कि आप डॉट दें। ये डॉट बेसिकली एक ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से जितनी भी प्रॉपर्टीज है मेथड लिखी आपने उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक्सेस किया नेम को एंड ओके। देन अब ऑब्जेक्ट 1 की मर्जी है कि इस नेम में कौन सी भी वैल्यू रखे। जिस तरह से एक घर बन जाता है उसमें रूम होता है, अब रूम में आप कौन सी चीजें रखेंगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग मैं इसमें नाम रख रहा हूँ, कोर्स नाम ही रखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट 1 ने प्रॉपर्टी एक्सेस की नेम, उसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब और भी हैं प्रॉपर्टीज, जैसे रोल नंबर हो गया। अब ये भी आप पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रॉपर्टी रखना चाहें, इसमें तो रख सकते हैं, जस्ट थोड़ा
बताने के लिए मैंने ये रखी है। उसके बाद रोल नंबर 20IT32, ओके ठीक है। अब ये क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर्टीज को मैंने वैल्यू दी, ठीक है। अब हम चाहें कि इस नेम में और रोल नंबर में क्या रखा है, ठीक है, तो उसके लिए चेक करेंगे आप system.out.println। ये बेसिकली सेम है जिस तरह से हमने सी में देखिए printf उस तरह से, लेकिन इसमें system.out थोड़ा ज़्यादा वर्ड है, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। सिर्फ नेम काफ़ी है? नहीं, नेम काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब ये नेम जो है किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो उसके लिए लाजमी है उस ऑब्जेक्ट का नेम देना, ओके। तो आप सिस्टम डॉट नेम करेंगे तो बेसिकली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप इस तरह समझें कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिस तरह करते हैं आप इंट नम, ठीक है। उसके बाद उसको वैल्यू आपने असाइन कर दी। आप वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, आप नम को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर OBE1 ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट नेम लिखना लाजमी है, ठीक है। तो सेम करेंगे, अगेन कंपाइल करेंगे हम, ठीक है। और मेन डॉट जावा, ये लाजमी है कि आप थोड़ी चेंजिंग करेंगे उसमें, पहले सेव करें, देन जो है कमांड लिखकर कंपाइल करें, ओके। कंपाइल हो गया, देन जावा। अब जावा के बाद मेंस लिखें, तो आप देखें कि वो नाम आ गया, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि एक क्लास वंस बन जाती है तो उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्ट्स जो है ना एक नहीं मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक मतलब स्टूडेंट हो गया जिसका रोल नंबर 32 है, इस तरह से काफ़ी होंगे। तो उसके लिए क्या सेम रूल है, आप लें, ठीक है। चलें इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, रिमूव करता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके लिए क्या तरीका है, सेम रूल है, क्लास का नेम लिखें, ओके। देन OB आप पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट नेम क्या देंगे। चले मैं देता हूँ अभी ST2, ओके। न्यू कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट, सही है। अब सेकंड ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके पास क्या है, ये इसके पास ये प्रॉपर्टीज सेम आ जाएंगी जिस तरह से इसके पास थी। अब इसने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद देखा भी, तो ये भी सेम करेगा, डॉट नेम, ठीक है। उसमें बाद नेम क्या रखें, चलें चलिए हम जो कर लेते हैं, ओके ठीक है। अब ST2 डॉट रोल नंबर का क्या होगा, बाय द वे ही इज माय फ्रेंड, सेम नेम विथ, ओके। अब इसको प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। चलें अब हम क्या करते हैं कि नेम को प्रिंट करते हैं, लेकिन नेम किसका प्रिंट करेंगे, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, हम करना चाहते हैं ST2 ऑब्जेक्ट का, तो लिखें उसके बाद ये ऑपरेटर देना लाजमी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखें। और प्लस में यहाँ पर मुझे जो है ना ये देखें कि जब मैं डॉट लगा रहा हूँ कि मुझे काफ़ी एक्सेस मिले, नेम रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये गिव एग्जाम का भी मुझे एक्सेस मिल रहा है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन डाउन कर लिए जावा पैकेज के नाम से, आई थिंक है। तो VS कोड में आप यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, जहाँ पर लिखेंगे आप, तो हाँ एक्सटेंशन पैक आ जावा, तो ये आप जब डाउन कर लेंगे तो आपको कोड में आसानी प्रदान करेगी, ठीक है। तो नेम लिख लिया, अब प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, बेसिकली ये प्रिंट होगा, क्योंकि चलें आई थिंक कोई एरर है, हाँ एरर है सेमीकोलन का, ओके। सो अगेन कंपाइल करें, जावा सी मेन डॉट जावा, सही है, ओके क्लियर मेन ये हम चले। अब देखिए हमने क्या क्या किया है, सिंपल आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास का, उसमें प्रॉपर्टीज आ गई, उसमें मेथड आ गए, although कि हमने इसको कुछ कॉल नहीं किया, इसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, जब मेथड ही कॉल होगा तो सिंपल अब कर रहे हैं कि इस मेथड कॉल हो कि प्रिंट हो जाए कि स्टूडेंट स्टूडेंट गिव एग्जाम, ओके। सिंपल लिख रहा हूँ, इतनी इंग्लिश में अच्छी नहीं है, ठीक है। और अब ये OB1 को भी एक्सेस है इस मेथड की, और ST2 को भी गिव एग्जाम। अच्छा, इसमें ये लिखें कि जब गिव एग्जाम लिख रहा हूँ मैं तो उसके बाद ये ब्रैकेट देना भी लाजमी है, क्योंकि ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आप करेंगे जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, ओके जावा मेन, ठीक है। तो देखिए आप स्टूडेंट गिव एग्जाम ये आ गया, ठीक है। अब इसके भी पास एक्सेस है, अगर मैं सेम फंक्शन कॉल करना चाहूँ OB1 से तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास बन गया, उसके बाद हमने इस क्लास की क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाया डॉट मेथड के जरिए, दो ऑब्जेक्ट बनाए बेसिकली।
अब थोड़ा यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी, या मैं पूछूं क्वेश्चन? चलिए बता दें, एवरीथिंग क्लियर और नॉट? सिराज गोहर, इरशाद अली, ओके चलेंगे, गुड, सही है। तो ये हो गया। अब उसके बाद OB1 से हमने क्या किया कि नेम को और मतलब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, और उसके बाद मेथड भी कॉल करवाया। सर अब क्या यही मतलब तरीका है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद ये डॉट मेथड के जरिए इनको इनिशियलाइज करेंगे? नहीं, और भी मेथड है, काफ़ी तरीके हैं, इसकी मदद से आप जो है इन प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि चलें मैं करता हूँ, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि इनको हटाकर, ठीक है, अब यहाँ पर एक बनाते हैं मेथड जिसका हम नाम रख रहे हैं वाइड रिटर्न टाइप, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल, लेकिन वो क्या करेगा, सेट ऑल वैल्यूज, ठीक है। ये मेथड हम इसका नाम रखा है मैंने सेट ऑल वैल्यूज, इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। इसका सब काम क्या होगा, जब इसको हम कॉल करेंगे तो हमसे कुछ वैल्यूज देगा। अच्छा, कौन सी वैल्यू देगा? एक लेगा हमें टाइप स्ट्रिंग की, ठीक है, जिसमें कि एन का नाम होगा, उसके बाद दूसरी लेगा हमसे वैल्यू, ओके आर, ठीक है। अब ये करेगा क्या, जब इसको मैं कॉल करूंगा OB1 उसको कॉल जब करेगा तो ये सेंड करेगा इसमें दो वैल्यूज जो स्ट्रिंग टाइप पे होंगी, ठीक है। अब फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये होगा कि ये जो नेम है ना, अब ये नेम कौन सी वेरिएबल है, वो ये वेरिएबल है, ठीक है। अब वो उसके बाद जो है ये एन इसको असाइन हो जाएगी। सिंपल ये हो रहा है, सिंपल देखें कि हमने ये रोल नंबर है क्लास का वो लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो दो वैल्यूज आ रही ना, एक एन इन आर, तो ये आर जो है ना सिंपल इसमें चली जाएगी। ये इस तरह समझें कि मैंने एक शख्स को कुछ चीजें दी, ठीक है, और उसको कहा कि ये चीजें जो है तुम फला आदमी को दे देना। तो फंक्शन में ये कह रहा है, हमसे दो वैल्यूज दे रहा है, सिंपल ये नेम रोल नंबर को इनिशियलाइज वो कर रहा है वैल्यू, ठीक है। जिस तरह से हम OB1 डॉट नेम लिख रहे थे उसके आगे वैल्यूज दे रहे थे, तो वैल्यूज चली जा रही थी इस नेम में, ठीक है। हम यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे, सिंपल एंड OB1 डॉट, अब हमारे पास दो इस नेम की और रोल नंबर की वैल्यू एक्सेस हैं, लेकिन अब हम इनको इनिशियलाइज करेंगे इसके मेथड के जरिए ऑल सेट ऑल वैल्यूज, ये मेथड जो है, ठीक है। अब हमसे ये दो वैल्यूज लेगा, चलिए इसको ओके, और सपोज फर्स्ट वैल्यू क्या हमें दी, सैयद, एंड सेकंड वैल्यू हमें क्या दी इसे, रोल नंबर 208032, ठीक है। अब देखेंगे सैयद और ये रोल नंबर जो है बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये एन में और आर में स्टोर होगा, उसके बाद जो है ये नेम सैयद वो इस नेम में चला जाएगा, सिंपल, एंड आर जो है उसमें रोल नंबर होगा वो इसमें चला जाएगा। यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी अगर हो तो पूछ लें आप। ये बेसिकली इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम इजी वे में इनको जो है इनिशियलाइज कर सकें। हम इस तरह से नहीं चाहते कि OB1 लिखें बार बार, उसमें नेम लिखें, ठीक है, नेम लिखें इस तरह से, उसमें वैल्यू दें सैयद, अल्दो के इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम ये थोड़ा प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल बट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन हम इस तरह से नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई आप एक फंक्शन बनाएं, उसमें वैल्यूज तो पास करें, तो वही वैल्यूज जो है इसको इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। थोड़ा कोड कम करते हैं। उसके बाद क्या, अब हम मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या OB1 डॉट नेम करूंगा क्योंकि इसमें वैल्यू चली गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी रोल नंबर को इनिशियलाइज कर दिया है मेथड के जरिए, क्या यहाँ पर जब मैं इसे कॉल करूंगा मतलब प्रिंट करूंगा तो होगा ही, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए कंफर्म कर लेते हैं आपके लिए, हो सकता हो आपको यकीन नहीं है। जावा सी नेम डॉट जावा, ओके, एंड या एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। अच्छा मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था, जावा सी नेम डॉट जावा, ओके, जावा मैन,
देखें ये आ गया सैयद एंड 2082 जो वैल्यूज हमने दी थी फंक्शन को। इस फंक्शन ने सक्सेसफुली हमारा काम आसान कर दिया और ये वैल्यूज जो है इनको इनिशियलाइज करवा दी। ये बेसिकली क्या कहें, एक फंक्शन लिमिटेड स्कोप में है, ठीक है, और ये वैल्यूज जो है क्लास की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो भी आपको करके दिखाते हैं। सिंपल मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ इसे, अगेन यहाँ पर पेस्ट करूँगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का नेम जो है मैं डिफरेंट रखूँगा, ST2 रखूँगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, OB2 ST2, ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैं करूँगा कॉल सेट ऑल वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें देंगे हम जनरली सेम माय गुड फ्रेंड 20831, ओके। अब सेम तरह से इसको कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी के लिए, टाइम ज़्यादा हो गया, ओके, ST2 ओके। तो अब मैं इस दोनों को ऑपरेट करूँगा, आगे करूँगा, मतलब रन करूँगा, ओके, एंड जावा सी मेन डॉट जावा, ओके, जावा मैन, अच्छा एक मिनट यार मैं सेव करना क्यों भूल जाता हूँ, बाय द वे सेव नहीं था इसलिए नहीं गया। अब अगेन करते हैं जावा सी मेन डॉट जावा, ओके, ये देखेंगे सैयद एंड 2832 ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं और अमजद एंड 20831 ये बेसिकली सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट था उसका क्या कहते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, वो क्लियर हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप मेथड एंड प्लस में वैल्यूज को प्रॉपर्टीज कंबाइन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम कि एक इसके जरिए मेथड के जरिए हम को इनिशियलाइज करते हैं एंड प्लस में अगर हम चाहते हैं कि ये भी थोड़ा मतलब ज़्यादा कोड लिख रहे हैं, हर बार सिस्टम डॉट पैरेलल उसको वैल्यू कर रहे हैं, क्यों ना हम एक फंक्शन बना दें और फंक्शन को कॉल करें तो ये बेसिकली वैल्यूज हमें प्रिंट होके आए। चलिए इसके लिए करते हैं सिंपल वाइड, इसका नाम लिख रहे हैं प्रिंट वैल्यूज, ठीक है, ये अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। अच्छा ये जो फंक्शन होगा कुछ नहीं लेगा, क्योंकि ये बस क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा प्लस में, अब यहाँ पर OB1 नहीं लिखेंगे, बेसिकली जब इसको कॉल हम करेंगे तो ये नेम एंड रोल नंबर बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, सही है। इस तरह से इनको हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं, एक जो ऑब्जेक्ट इनको इनिशियलाइज करा रहा है, ठीक है, ये उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर होगी, प्लस में जो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा तो इनमें जो वैल्यूज होगी उस हिसाब से तो प्रिंट हो जाएगा कह देंगे। चलें ये भी देखते हैं, ठीक है। अब OB1 क्या कर रहा है, कॉल करेगा इसको प्रिंट ऑल वैल्यूज को, सिंपल प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर भी सेम थिंग, ठीक है। होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, दो मैं जल्दी कर रहा हूँ टाइम कम है, ठीक है। बाय द वे आप जो है पूछ सकते हैं लिंक्डइन पे, क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, जावा नेम, ठीक है। देखें आप कि मतलब कितने आसान तरीके से सेम थिंग ये हो गई, यहाँ पर कोड भी कम हो गया। अब OB1 डॉट प्रिंट यूज कर रहा हूँ तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पहले मैंने इनको इनिशियलाइज भी करवाया था तो वही वैल्यूज ये प्रिंट होगी, मतलब दो फंक्शन बनाए जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, एक फंक्शन मेरी हेल्प कर रहा है इनको इनिशियलाइज करने में, एक दूसरा फंक्शन मेरी हेल्प कर रहा है उन वैल्यूज को सिंपल कॉल करने के लिए, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन, जिसकी में आप क्या करते हैं कि फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन और वैल्यूज को आप कंबाइन करते हैं, टाइटल कपलेट करते हैं, ठीक है, ताकि जब बाहर से जो है ना कोई डायरेक्ट मतलब फंक्शन यूज करे, फंक्शन यूज करके इन वैल्यूज को एक्सेस करे, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करे कि OB1 डॉट नेम, ये नहीं करे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। अब इनकैप्सुलेशन में एक और भी कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि क्लास आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को अगर आप चाहते हैं कि बाहर से कोई एक्सेस ना करे डायरेक्टली, मतलब जिस तरह पहले कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप यार फंक्शन को भले एक्सेस करें लेकिन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करें, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि आप इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, जैसे हम डायरेक्टली कर करते हैं OB1 डॉट नेम, ये आप इसमें नहीं कर सकते। चलिए क्यों नहीं कर सकते, चलिए एरर को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द फील्ड स्टूडेंट डॉट नेम इज नॉट विजिबल, ये जहां पर जो ना दूसरे क्लास में विजिबल नहीं है क्योंकि हमने इसको किया है प्राइवेट। अभी इस क्लास की बाउंड्री जो है ना उस तक महदूद है, ये फंक्शन जो है ना उसको आप यूज कर सकते हैं, बाकी बाहर से आप नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, इसमें वैल्यूज पास करेंगे इन आर हम देंगे जब, तो यहाँ पर ये नेम है रोल नंबर को इनिशियलाइज कर देंगी बिना डायरेक्टली इनको यूज करके। ठीक है। अब पब्लिक से क्या है कि इस मेथड को आप जो है बाहर यूज कर सकते हैं, अल्दो कि आप पब्लिक कीवर्ड ये नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होता है। मतलब 4 स्पेसिफायर होते हैं आई थिंक। एक होता है पब्लिक, ठीक है, जिसमें आप चाहते हैं कि फंक्शन जो है कहीं से भी एक्सेस हो पाए, ठीक है। और दूसरा होता है प्राइवेट, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर किसी ने मतलब फंक्शन को या क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को प्राइवेट लिखा है आपने, ठीक है, तो आप जो है मतलब बाहर नहीं यूज कर सकते, उसको अंदर यूज कर सकते हैं क्लास की बाउंड्री में। प्राइवेट का ये मतलब होता है, ठीक है। इसलिए हम प्राइवेट किया तो अंदर हम उनको यूज कर रहे हैं, बाहर हम नहीं यूज कर रहे। एक और होता है प्रोटेक्टेड, उसको हम कहते हैं इसमें इनहेरिटेंस में, जब एक बेस क्लास होती है उसके बाद चाइल्ड क्लास होती है, तो मतलब बेस क्लास प्रॉपर्टीज जो हैं जो प्रोटेक्टेड लिखी हुई है उसको अपना चाइल्ड जो है यूज कर सकता है, बाकी बाहर इस तरह से आप नहीं कर सकते मेन में, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पर जैसे, तो अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा डिफॉल्ट। उसका मतलब ये होता है कि आप मतलब पैकेज के विदिन मतलब या इसमें फोल्डर्स जो है ना जितनी क्लास बनी हुई है उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बेसिकली। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो बस यही चीज़ें प्रैक्टिकल हो पा रही हैं, ठीक है। दो के काफ़ी चीज़ें करने रह रही हैं अभी जैसे इनहेरिटेंस, लेकिन वो भी सिंपल है। आप दूसरा क्लास बनाएंगे उसके बाद जो है एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे, सिंपल वो चीज़ें हो जाएंगी। डिफिकल्ट कांसेप्ट ये होते हैं कि क्लास किस तरह बनेंगे, उस कांसेप्ट क्या है, मतलब इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ये तो डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं। मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो डिफिकल्ट होती है, तो आप आगे आप जो है पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप टेलीस्कोप चैनल है यूट्यूब पे वो देखें, ठीक है। और वेबसाइट जो है प्रोग्राम एज इट उसको भी देखें। या ऐसे आप कर सकते हैं कि लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट रहें, सैयद अमजद लिखेंगे या सोसाइटी या कोडर्स देखेंगे तो वहाँ पर मेरा प्रोफाइल होगा, तो आप वहाँ से देख लें। मैं ग्रुप पे भी शेयर करूँगा अपनी लिंक, तो कनेक्ट हो सकते हैं और जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर आपको अभी कम समझ में आया तो नेक्स्ट सीरीज में आप चाहे मतलब नेक्स्ट सेशन में आप ज्वाइन होना, उसमें काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अब टास्क अक्सर हम देते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में टास्क होगा, सेम टास्क है कि आपको लिंक्डइन पे जाना है, ठीक है, वहाँ पर आपको पोस्ट करनी है, ठीक है। पोस्ट आप क्या करेंगे कि आज का सेशन जो है बेसिकली जो थ्योरेटिकल भी था एंड प्रैक्टिकल भी था, ठीक है, वो आपने किस तरह से समझा, ठीक है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और मेंशन भी करना है हमें, ठीक है, सोसाइटी कोडर्स को प्लस में फलक नासुकर को, ठीक है, एंड मुझे भी सैयद अमजद अली को, ताकि हमें पता चले कि किसने पोस्ट की, हम देखें, ठीक है, उसकी कितनी पोस्ट अच्छी अच्छी है, ठीक है। देन लास्ट में जब सीरीज एंड होगी तो इंशाल्लाह हम आपको जो है लिंक्डइन भी वाउचर भी देंगे। हाँ, सबको नहीं देंगे, जिसकी पोस्ट जो है अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन कोई भी है तो काइंडली आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो, क्वेश्चन किसी का भी नहीं है? सर ये लिंक्डइन प्रीमियम, सर लिंक्डइन प्रीमियम कौन सी बेसिस पे देंगे? हाँ, लिंक्डइन प्रीमियम हम आपको देंगे, उसके लिए क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि आपको लिंक्डइन जो बना हुआ है ना पेज सोशल मीडिया, उस पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसके, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आप वहाँ पर अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि आपको सेशन किस तरह से अच्छा लगा नहीं लगा, जो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई वो आप लिखेंगे, मतलब फीडबैक देंगे आप। उसमें आपको मेंशन करना लाजमी होगा सोसाइटी कोडर्स को, ठीक है। तो जिसके मैक्सिमम रीचेस आएंगे उसको देंगे? नहीं, जिसकी मैक्सिमम नहीं, जिसकी पोस्ट अच्छी होगी, मतलब अच्छा लिखा हुआ होगा, जो भी लिखा होगा आपने, अच्छा, मतलब इस तरह से। सही, थैंक यू। यस, मतलब रियल फीडबैक होगा। फीडबैक जो है मतलब रियल होगा, जो आपने बातें कही वाकई इस सेशन में हुई थी या नहीं हुई थी, ये बेसिकली। इस तरह से नहीं कि आपने मतलब तारीफों की लाइन लगा दी, इस तरह से नहीं। जहाँ एक क्वेश्चन में पूछूं, सर सेशन को स्टार्ट हुए कितने दिन हुए हैं? आज सेशन को स्टार्ट आज मतलब सेकंड सेशन है ये इस सीरीज का। ओके जी, हम अब जो है अपना सेशन को एंड करते हैं।
And thank you so much, Syed Amjad Ali Shah. Session was super good.